गुड मॉर्निंग। देखिए, अपन ने जो पिछले लेक्चर में देखा था, पिछले लेक्चर में जो भी अपन ने पढ़ा था उसको पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे आज के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम लोग क्या देखे थे कि एक स्क्रीन होती थी और एक ऑब्जेक्ट होता था। ये मान लीजिए क्या है, हमारा स्क्रीन है और ये क्या है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये स्क्रीन है और ये ऑब्जेक्ट है। स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस फिक्स होती थी कैपिटल डी। अब हम क्या करते थे, एक कन्वेक्स लेंस को पहले एक फर्स्ट पोजीशन पे रखते थे, फिर बाद में उसको शिफ्ट कर देते थे एक्स डिस्टेंस शिफ्ट करने के बाद उस लेंस को दूसरे पोजीशन पे रख देते थे। मतलब लेंस एक ही था, पहले वो इस पोजीशन पे रखा हुआ था, कुछ एक्स डिस्टेंस के बाद वो किसी और पोजीशन पे चला जाता था, सेकेंड पोजीशन पे। तो इस केस में अपन ने एक चीज़ देखा था, V1 किसके बराबर होगा, U2 के, और V2 किसके बराबर होगा, U1 के। और U बराबर क्या होगा, D प्लस माइनस अंडर रूट D स्क्वायर माइनस 4DF/2, ऐसा हुआ था। मतलब अगर U1 बोलें तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, U2 बोलें तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। ठीक है बाबू, ये चीज़ अपन ने पिछले लेक्चर में देख लिया था, पिछले लेक्चर में इसको अपन ने पढ़ लिया था। फिर यहीं से अपन ने निकाला था कि दोनों केस में, पहले केस में जो लेंस रखा हुआ है, इस लेंस ने जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया, और यही लेंस को जब दूसरे पोजीशन पे रखा तब इस लेंस के द्वारा जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना, दोनों केस में मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट किसके बराबर होता था, 1 के बराबर। और इस केस में ऑब्जेक्ट का हाइट किसके बराबर होता था, अंडर रूट I1, मतलब इमेज इन फर्स्ट पोजीशन। मतलब जब लेंस हमारा फर्स्ट पोजीशन पे रखा हुआ था, उस केस में जो इमेज बना उसकी हाइट इंटू दूसरे पोजीशन पर जो लेंस रखा हुआ था उसकी हाइट, दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर एक चीज देखा था अपन, फोकल लेंथ का फॉर्मूला D स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4D। ये 3-4 फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए। ये हमने आपको बता दिया था, इस पे अपन ने 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। अब उसके बाद अपन ने पढ़ा था न्यूटन्स फार्मूला, और न्यूटन्स फार्मूला के बारे में हमने आपको बताया था कि न्यूटन्स फार्मूला किसके लिए वैलिड होती है, कि अगर रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा हो, सिर्फ उसी केस के लिए न्यूटन्स फार्मूला वैलिड होती है। न्यूटन्स फार्मूला क्या कहती है, एफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, x1 इंटू x2 के बराबर होता है, जहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, x1 x2 क्या है, x1 है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से, x2 क्या है, इमेज का डिस्टेंस फोकस से। यहाँ तक अपन ने चीज को देख लिया था। ठीक है। आज अब इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर नहीं, 1 या 2 लेक्चर और चलेगा। बस इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन जो है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अपने चैप्टर का नाम ही था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अभी तक रे ऑप्टिक्स ही पढ़ रहे थे अपन, अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे, रे ऑप्टिक्स। और इसी चैप्टर का एक छोटा सा पोर्शन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रकाशिक यंत्र। इसी चैप्टर का एक छोटा सा पोर्शन क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आज अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आज अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट आएगा, अब क्यों जरूरत पड़ी इंस्ट्रूमेंट्स की किसी चीज को देखने के लिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब हुआ ये सब इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब है। तो ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है। अब पहली बात ये अपन समझ लेते हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हमको क्यों नीड है, क्यों इसकी जरूरी है। अगर इस फंडा को समझ जाएंगे कि जरूरत क्यों है, तो अपने मन में इमेज बनने लगेगा ये चीज, अच्छा ये कारण है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए पहले एक बात समझते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए सपोज, बताओ हमने कितना डॉट लगाया है। शायद जो मेरे क्लासरूम में सामने वाले बेंच पे बैठा स्टूडेंट होगा उसको दिख जाएगा ये कि हमने कितना डॉट लगाया है, मगर जो पीछे वाले बेंच पे बैठा होगा शायद उसको नहीं दिखेगा, उसको लगेगा 1 डॉट है, मगर जबकि रियल में कितना डॉट है, 2 डॉट। इसका क्या मतलब, पीछे वाले बंदे का आंख खराब है और आगे वाले बंदे का आंख सही है।
नॉर्मल आदमी है वही आदमी, या मान लीजिए एक्स, राम नाम का आदमी जब अगले बेंच पे बैठा हुआ था तो उसको यहाँ पे कितना डॉट दिखा? 2। और जो पीछे बेंच पे, वही राम अब कहाँ चला गया? पीछे बेंच पे जाके बैठ गया। अब मगर उसी राम को ये कितनी दिख रही है? 1 दिख रही है। कारण क्या है? क्या राम का आंख खराब हो गया यहाँ से वहाँ जाने में? बिल्कुल नहीं। कारण क्या है? सुनिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमको क्यों दिखता है पहले ये समझते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर अपने को दिख रही है। कारण क्या है? इस मार्कर से आने वाली लाइट रे हमारी आंख पे एक एंगल बनाती है। ये मार्कर के दोनों छोर से आने वाली लाइट रे हमारे आंख पे क्या करती है? एक एंगल बनाती है। अगर वो एंगल 1 मिनट से कम होगा तो हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। बात समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारे आंख पे बनने वाला कोण 1 मिनट से, आप जानते होंगे ऐसा, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। एंगल की वैसे ऐसा यूनिट रेडियन होती है, मगर डिग्री में भी अपन यूज करते हैं। तो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। तो कह रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंख पर कितना एंगल बनाए? 1 मिनट का एंगल अगर बनाएगा, कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंख पे अगर 1 मिनट का एंगल बनाएगा, इसका मतलब ये बात श्योर है कि वो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से दिख जाएगा। समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब वही राम जब बेंच के पास बैठा था, सामने इस व्हाइट बोर्ड के सामने जब बेंच पे बैठा था तो उसको ये दिख गया 2-2 डॉट है। मगर वही राम जब पीछे चला गया ना तो उसको अब 2-2 डॉट क्लियरली नहीं दिख रहा है, उसको मात्र 1 ही डॉट दिख रहा है। कारण क्या है? राम का आंख खराब नहीं है, राम का आंख सही है। कारण क्या है? कि कंडीशन होती है क्या कि कोई ऑब्जेक्ट हमको दिखता क्यों है? इसका मेन रीजन क्या है कि वो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पे कितना एंगल बनाए? कम से कम 1 मिनट का एंगल बनाएगा, तभी हमारे आंखों के द्वारा वो ऑब्जेक्ट देखा जाएगा। अगर उससे कम बनाएगा तो हमारे आंखों के द्वारा वो ऑब्जेक्ट देखा नहीं जा सकता। बात समझ में आया? जो बेसिक फंडा है ये वो है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए सर, ये बात तो आपका समझे, तो आखिर हुआ क्या? जब राम पीछे बैठा था, मान लो ये मार्कर है, तो जब राम पीछे वाले बेंच पे बैठा था तो ये मार्कर ने क्या किया होगा? बहुत छोटा एंगल बनाया होगा। अब वही राम अब आगे आ गया। मान लो ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये ए, ये बी, ये ऑब्जेक्ट है। हम अगर यहाँ पे हैं, तो क्या हमारी आंख पे एंगल कितना बनेगा? इतना बनेगा। और जैसे हम थोड़ा पास गए तो क्या एंगल बढ़ जाएगा? अरे भाई ये पोल है, आप ऐसा देखते होंगे, ध्यान से समझिएगा। बिजली के पोल का खंभा देखा होगा ना, जिसपे स्ट्रीट लाइट लगी होती है रोड पे। आपको जब अगर वो स्ट्रीट लाइट को देखना है, वो जो रोशनी जल रही है उसको देखना है, अगर आप दूर रहेंगे ना तो आपको नॉर्मल दिख जाएगा वो लाइट जलते हुए। अगर आप चाह रहे हैं कि हम पोल के पास आके लाइट को देखें तो आपके मुंडी को ऐसे उठाना पड़ेगा। कारण क्या है? जब आप दूर थे तो आपके आंख पे इसका एंगल बहुत कम बन रहा था। धीरे धीरे आप क्या आए? पास आए। तो पास आने से एंगल क्या होता है? बढ़ता जाता है। ये बात क्लियर हो रहा है? पहले ये बात तो अपन ने समझ लिया क्या कि सर कोई ऑब्जेक्ट अपने को दिखता क्यों है? इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे हमारे आंख पे मिनिमम कितना एंगल बनाती है? 1 मिनट का। अगर 1 मिनट से कम का एंगल बनाएगा तभी वो ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिखेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट दिखने के लिए ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट से हमारे आंख पे कम से कम 1 मिनट का एंगल बनाना चाहिए। ठीक है? अच्छा, तो हमने बोला कि अच्छा सर कारण क्या है? आप ऐसा देखते होंगे, क्या सुनिएगा, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी? कि मान लो सर कोई ऑब्जेक्ट है जो अपने को दिख नहीं पा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो हम अपने को जैसे मान लीजिए ये पेपर है, पेपर पे कुछ छोटा छोटा अक्षर लिखा हुआ है, ये अपने को दिख नहीं रहा है। इसका कारण क्या है? कि इससे आने वाली लाइट से हमारी आंख पे 1 मिनट का एंगल नहीं बना रही। तो हम क्या करेंगे? इसको दूर ले जाएंगे या पास लाते हैं? देखे होंगे आप, इसको दूर ले जाएंगे या पास ले आएंगे? इसको पास लाएंगे। काहे? कि सर दूर जब था ना ये, तब हमारी आंख पे एंगल ये नहीं बना रहा था 1 मिनट का। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पास लाएंगे ना तो एंगल बढ़ेगा। क्या होगा? एंगल बढ़ेगा। मगर पास भी कहाँ तक ला सकते हैं?
तो हर एक आँख की अपनी एक क्षमता होती है कि वो कहाँ तक को क्लियरली विजिबल मतलब क्लियरली देख सकता है। तो हर एक आँख की अपनी एक क्षमता होती है। एवरेज माना जाता है कि जहाँ तक हम मिनिमम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं उस डिस्टेंस को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। जिस डिस्टेंस तक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब जिस मिनिमम डिस्टेंस तक हमारी आंख किसी, अरे भाई ठीक है सर यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमारे आंख को नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करें? क्यों नहीं दिख रहा है? कारण सोचो। क्योंकि सर उस आंख से आने वाली लाइट रे हमारे आंख पे 1 मिनट से भी कम एंगल बना रहे हैं, इसीलिए हमको ये दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे? या तो हम इसके पास चले जाएंगे या हम इसको अपनी पास लाएंगे। तो इससे क्या होगा सर? जैसे इसको पास लाएंगे ना तो इनके द्वारा जो लाइट रे आ रही है वो हमारे आंख पे एंगल अब बढ़ाने लगेगी। अब एंगल बढ़ता जाएगा, तो एंगल बढ़ता बढ़ता कहाँ हो जाए? अगर 1 मिनट से ज़्यादा हो गया या 1 मिनट हो गया तो हमको दिख जाएगा। मगर बढ़ाते बढ़ाते क्या यहाँ वाली चीज़ अपने को थोड़े दिखती है? आप देखिएगा कभी कि आप बिल्कुल आँख के पास ले आइए तो आपको बिल्कुल धुंधला दिखेगा, थोड़ा दूर ले जाइए हल्का हल्का दिखेगा, और थोड़ा दूर जाइए तब दिखता है क्लियरली। मतलब हमारी आँख की एक कैपेसिटी है, एक क्षमता है जितना कि वो देख सकता है। मतलब मिनिमम कितने दूरी तक हमारी आँख देख सकता है? तो मिनिमम हमारी आँख एवरेज माना जाता है 25 सेंटीमीटर। वैसे उम्र के हिसाब से ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की वैल्यू चेंज होती है। जैसे आप देखेंगे बच्चा बहुत पास भी देख लेता है न, बूढ़ा आदमी बहुत उसको दूर करना पड़ता है। मतलब इससे कम लाइएगा तो अब बूढ़ा नहीं देख पाएगा बूढ़ा आदमी। और मीडियम जिसका जो एडल्ट होता है, जिसका उम्र कह सकते हैं आप 25 से, मतलब जो भी है ये सब एवरेज जो होता है, एवरेज माना जाता है 25 सेंटीमीटर। मतलब बच्चा बहुत पास तक देख सकता है, माना जाता है कि बच्चा 15 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को देख लेगा। बूढ़ा आदमी 40-50 तक को देख पाता है। मतलब 40-50 से कम लाइएगा पास में तो बूढ़ा आदमी नहीं देख पाता है। अरे आपने देखा होगा दादाजी लोग को कि वो थोड़ा दूर लेके जाते हैं ऐसे पेपर को तब देख पाते हैं। अब बच्चा को देखिएगा वो झुक के भी पढ़ लेता है। कारण क्या है? उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अच्छा है, मतलब वो बहुत पास तक देख सकता है। कितना पास तक? 1500 सेंटीमीटर तक पास तक वो देख सकता है। जबकि बूढ़ा आदमी 40-50 तक देख सकता है मिनिमम, उससे कम पे वो नहीं देख पाएगा। तो एवरेज यही माना जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू एवरेज कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आया जो हमने बोला? हमने क्या बोला? हमने अभी 2 चीज़ आपको बताया। क्या क्या? सर कोई ऑब्जेक्ट अपने को कब दिखता है? सर जब उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट से अगर हमारी आंखों पे 1 मिनट का मिनिमम एंगल बनाएगा तो वो ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के द्वारा देखा जाएगा। अगर उससे कम बनाएगा तो हमारा आंख उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा। अब ध्यान से समझिए। तो सर फिर देखेंगे कैसे? तो हमारी आंख की भी एक क्षमता है, हम ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट से हमारे आंख पे एंगल 1 मिनट से ज़्यादा बनाए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को पास ला सकते हैं। मगर कहाँ तक पास ला सकते हैं? एक लिमिट होगा ना, ऐसा नहीं ना आंख में घुस जाएंगे उस अक्षर को लेके, ऐसा तो नहीं होगा। तो जो मिनिमम डिस्टेंस तक हमारी आंख देख पाती है उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसको अपन डी से दिखाते हैं। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक। तो अब एक चीज सोचो, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ था, नहीं दिखा, पास लाना शुरू किया। अच्छा क्यों नहीं दिखा? तो हम कहेंगे सर क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे ने हमारे आंख पे 1 मिनट का एंगल नहीं बना पाया होगा। पास लाया एंगल बढ़ेगा, फिर भी नहीं दिखा। पास लाया एंगल बढ़ा, फिर भी नहीं दिखा। मतलब शायद पास लाते लाते कहाँ तक लाएंगे? डी तक। डी से पास लाएंगे तो आंख पहले ये से दोनों हाथ उठा देगी, भैया तुम कितो पास ले आओ, डी से पास लाओगे तो मेरी क्षमता नहीं है कि हम दिखा पाएंगे। आंख की एक अपनी कैपेसिटी है, एक अपनी क्षमता है। अपन ह्यूमन आई भी पढ़ेंगे बाद में, इस सब के बाद में, तब बताएंगे। आपने 10th में पढ़ा भी होगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, 10th क्लास में था। मानव नेत्र एंड रंग बिरंगा संसार, ऐसा करके कुछ चैप्टर था 10th में, वो पढ़ा होगा आपने।
तो सुनिएगा, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, अपने को नहीं दिख रहे, कारण बताओ सर। चूंकि इस ऑब्जेक्ट से आने वाले लाइट रे के द्वारा हमारे आंख पे 1 मिनट का एंगल नहीं बन पा रहा है। पास लाए, दिख गया, कारण क्या हुआ सर, पास लाने से एंगल बढ़ गया होगा, शायद 1 मिनट हो गया होगा। अब क्या हो रहा है सुनिएगा कि सर ऑब्जेक्ट जब यहाँ था दिख नहीं रहा था, पास लाए एंगल बढ़ा, फिर अभी भी नहीं दिखा, और पास लाए एंगल बढ़ा, अभी भी नहीं दिखा, शायद 1 मिनट का एंगल नहीं हुआ होगा। लाते लाते क्या आंख में ले आएंगे? नहीं ना, एक मिनिमम डिस्टेंस तक ला सकते हैं आंख से, कितना? 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर तक लेके आ गए ऑब्जेक्ट को, फिर भी नहीं दिख पा रहा है। अब इसका क्या कारण है? मतलब अभी भी यहाँ तक लाने पर इस ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारी आंख पे 1 मिनट का एंगल नहीं बना है। अब क्या करें? अब तो हमारे आंख के पास कोई और साधन नहीं है, क्योंकि उससे पास ला नहीं सकते, तब आंख कहेगा भले एंगल बढ़ा लो मगर हम दिखा नहीं पाएंगे। अरे भाई 25 तक लाए, नहीं दिखाया, और पास लाएंगे एंगल तो बढ़ जाएगा, मगर आंख की क्षमता ही खत्म हो जाएगी, आंख देख ही नहीं पाएगा उसको। ठीक, तो इसका मतलब तब क्या करते हैं, तब इसी जगह हम एक इंस्ट्रूमेंट की सहायता लेते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट का हम मदद लेते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा कि उस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके, उसका इमेज क्या करेगा, बड़ा बना के हमारे आंख को दिखा देगा। बात समझ में आया? तो यहाँ से हमारे लिए ये जरूरी होता है कि हम पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। अरे आपने देखा होगा 9th-10th में आपने वो खरीदा होगा ना, कंपास, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक लेंस होती थी ना, जिसको हैंड लेंस भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, वही है सिंपल माइक्रोस्कोप। आप क्या करते थे, याद कीजिए। जैसे इस अक्षर आप देखेंगे, वो क्या कहते हैं, अमीर लोग जो जमीन का काम करता है, या पंडित लोग क्या करते हैं, वो जो भी पतरा उतरा देखते हैं ना, लगन उगन के लिए जो भी देखते हैं, नक्षत्र उक्षत्र, तो वो लेंस का यूज करते हैं, हाथ वाला हैंड लेंस रखते हैं। क्या होता है, ये अक्षर है, हैंड लेंस जैसे यूज किया, इसका इमेज बड़ा बन गया और अपने को क्लियरली दिख जाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। अब ध्यान से समझते हैं, ये सिंपल माइक्रोस्कोप होती क्या है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को हम बड़ा देख सकते हैं। ये एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जो किसी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके हमको दिखा देता है। अब ध्यान से समझिएगा कैसे दिखाता होगा, सब बात करते हैं आराम आराम से। तो सिंपल माइक्रोस्कोप को ही कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धन कांच या हैंड लेंस, ये सब सिंपल माइक्रोस्कोप ही। और भी इसका यूज करता है वो घड़ी सबको ठीक करने वाला जो इंसान होता है, जो घड़ी को ठीक करता है, या जो वो ऑर्नामेंट सब बनाते हैं, वो लोग इनका यूज करते हैं छोटे छोटे चीज़ों को देखने के लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप का। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कन्वेक्स लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। ध्यान से समझिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कन्वेक्स लेंस लगा होता है। अब मान लीजिए ये इस कन्वेक्स लेंस का क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, और ये इस कन्वेक्स लेंस का क्या है, फोकस है। जब किसी कन्वेक्स लेंस के केस में किसी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखा जाता है, तो हमने इमेज आपसे बनवाया है। एक लाइट रे को पैरेलल गिरा दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ जाएगा, फोकस से पास करेगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होगा, फोकस से पास करेगा। और एक लाइट रे को कहाँ से पास करा दीजिए, एक लाइट रे को पास करा दीजिए ऑप्टिकल सेंटर से। एक लाइट रे को पास करा दीजिए ऑप्टिकल सेंटर से, जो अनडेविएटेड चला जाएगा। नहीं, एक मिनट, मतलब क्या किया, एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिराया, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हुआ, अनडेविएटेड चला गया। अब ये लाइट रे डाइवर्जिंग नेचर का है, ये आगे नहीं मिलेगी, इसको अपन ने पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया तो ये इधर कहीं मिलेगा, हाँ, और यहां मिलके ये क्या बनाता है, एक वर्चुअल इमेज बना देता है। क्या बनाता है, एक वर्चुअल इमेज। मतलब अगर ए बी ऑब्जेक्ट था तो उसका इमेज बना दिया क्या, ए डैश बी डैश। क्या इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस ने इमेज कैसा बना दिया, सीधा बनाया और बड़ा बनाया। और इसी अगर हमारी आंख यहाँ होंगी
तो हमारे आंख को क्या दिखेगा, यही ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये वो छोटा छोटा अक्षर लिखा हुआ है और हम यहाँ लेंस को रखे हैं और हमारी आंख को ये अक्षर क्या होता है, बड़ा दिख जाता है और सीधा दिखता है। तो इस तरह से ये सिंपल माइक्रोस्कोप काम करता है। मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक कन्वेक्स लेंस होता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और मैग्नीफाइड बनता है। ठीक है, ये बात समझ में आया कैसे वो काम करता होगा, कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात बनाओ, एक बात समझो, एक चीज होती है विजुअल एंगल। क्या होती है एक चीज? विजुअल एंगल, जिसको अपन कहते हैं दृष्टिकोण। विजुअल एंगल जिसको क्या कहते हैं, दृष्टिकोण। ठीक है, अब ये विजुअल एंगल क्या होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मान लो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है h0, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंख पे, जब कोई ऑब्जेक्ट, ये हमारी आंख है, अगर हमारी ऑब्जेक्ट हमारी आंख से मिनिमम कितनी दूरी पे रखा जा सकता है, डीए पर ना, इससे और पास लाएंगे तो आंख दिखा ही नहीं पाएगा, कहेगा मेरी क्षमता उतनी है ही नहीं। तो मिनिमम हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आंख के पास कितने दूर तक ला सकते हैं, 25 सेंटीमीटर तक, मतलब डी तक। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को डी दूरी पर रखा जाए तब वो ऑब्जेक्ट जो हमारी आंख पे एंगल बनाएगा, तब जो वो ऑब्जेक्ट हमारी आंख पे एंगल बनाएगा उसी को क्या कहते हैं, विजुअल एंगल, जिसको अपन ने रिप्रेजेंट किया अल्फा। ये अल्फा क्या है, ये अल्फा है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आवर आई, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एट आवर आई। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को डी दूरी पर रखा जाएगा तब वो ऑब्जेक्ट हमारी आंख पे जो एंगल बनाएगा उसी को अपन ने क्या नाम दिया, अल्फा, दैट इज विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आवर आई। कोई दिक्कत? हमारी आंख पे ऑब्जेक्ट के द्वारा बनने वाला एंगल जब वो मिनिमम दूरी पे रखा होगा तो अल्फा होगा। बताइए क्या अल्फा चेंज हो सकता है? नहीं। कोई वस्तु को जब मिनिमम दूरी पे रखेंगे तो वो कितना एंगल बनाएगा, एक फिक्स, जैसे ये इसको 25 सेंटीमीटर पे रखे तो ये हमारी आंख पे एंगल मान लो कुछ बना रहा है, तो ये एंगल को आप कैसे वेरी करा सकते हो? नहीं ना, तो अल्फा कभी भी चेंज नहीं होता। अब हम क्या चाह रहे हैं, यही अल्फा ना क्या है, 1 मिनट से छोटा है, इसी कारण से हम इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। तब हम यहाँ यूज क्या करते हैं, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप, जो क्या करता है उसी जगह पर उस इमेज का एंगल बड़ा बना के दिखा देता है, तब हमारी आंख को दिख जाता है। देखो कैसे, तो ये चीज है पहले कि सिंपल माइक्रोस्कोप होती क्या है। हाँ, सिंपल माइक्रोस्कोप होती क्या है, उस चीज का अपन ने क्या देखा, कंसेप्ट देखा। मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप अगर पूछा जाए जनरली है क्या, तो कहेंगे एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को वो बड़ा दिखा देता है। नहीं, किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को वो क्या कर देता है, बड़ा दिखा देता है। तो मान लो हमारी आंख है, ये हमारी क्या है, आंख है, तो हमारे आंख के लिए 2 पॉइंट फिक्स होती है, पता है क्या क्या? एक होती है नियर पॉइंट, मतलब हमारी आंख मिनिमम कितने डिस्टेंस तक देख सकती है उसको क्या कहते हैं, नियर पॉइंट, जो कितनी होती है, जो होती है 25 सेंटीमीटर नहीं। और एक होती है हमारी आंख के लिए फार पॉइंट, मतलब हमारा आंख मैक्सिमम कहां तक देख सकता है उसको क्या कहते हैं, फार पॉइंट। तो मैक्सिमम हम बहुत दूरी तक देख सकते हैं, उसको हम मान सकते हैं क्या, इन्फिनिटी। ठीक, तो जो हमारी आंख के लिए नियर पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे होता है, एवरेज 25 सेंटीमीटर पे, और फार पॉइंट कितने दूरी पर होता है, इन्फिनिटी पे होता है। ठीक है, अच्छा तो एक बात समझ में आया, विजुअल एंगल क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा बनने वाले हमारे आंख पे एंगल, जब उसको कहाँ रखा गया हो, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा गया हो, तो क्या हम यहाँ से बोलो अल्फा बराबर कहें तो एंगल बहुत छोटा है, ये ऑब्जेक्ट हमारी आंख पे कितने एंगल बनाएगा, बहुत छोटा। सोचो ना 1 मिनट कितनी छोटी एंगल होगी, तो ये अल्फा बहुत छोटा है, चाहे तो आप 10 अल्फा लिख लीजिए। और हम जानते हैं जब थीटा बहुत छोटा होता है तो 10 अल्फा को ही अप्रॉक्सीमेट अल्फा लिखते हैं। क्या 10 थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अल्फा बराबर लिख दें h0/d
अल्फा बराबर क्या लिख दिया, h0/d। यहां तक कोई परेशानी? अब चलिए, अब आराम से इसको मिटाता हूं। नियर पॉइंट देख लिया, हमारे आंख के लिए नियर पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होती है, 25 सेंटीमीटर पे होती है। कितने पे, 25 सेंटीमीटर पे। अब आओ इधर आओ, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा याद करो, अपन ने मिरर और लेंस में क्या पढ़ा था, मैग्निफिकेशन, कि कोई लेंस या मिरर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज को कितना बढ़ा देता है या छोटा कर देता है, यही ना बताता है। अब यहां डिफाइन होती है एक नया टर्म, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर बोल दीजिए, जिसको हिंदी में कहते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, या इसी का दूसरा नाम है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिसको कहते हैं हिंदी में कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन, या इसी को और कहते हैं, मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए मैग्निफिकेशन। बात समझ में आया? मतलब आप एंगुलर मैग्निफिकेशन बोल दीजिए, या फिर मैग्नीफाइंग पावर बोल दीजिए, या नॉर्मली मैग्निफिकेशन बोल दीजिए, एक ही चीज है। या आप इसको नॉर्मली मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, किसके लिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। कुछ भी बोल दीजिए चलेगा, मतलब जब भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इन तीनों में से किसी एक की बात करें, एक ही चीज है। अब ये होती क्या है, मैग्नीफाइंग पावर को जनरली हम लोग एमपी से दिखाते हैं, ठीक, एमपी मैग्नीफाइंग पावर, और इसको अपन लिख देते हैं कैपिटल एम। क्या लिख देते हैं, कैपिटल एम। अब ये कैपिटल एम क्या होती है सुनिएगा, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज with the help of optical instruments visual angle formed by image with the help of optical instruments। ऐसे सिर्फ अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं कि विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज बाय विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। देखो बाबू, मतलब मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला होता है, इसका डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज टू द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट ने हमारी आंख पे, जब उसको डी दूरी पे रखा, तब जो वो हमारी आंख पे एंगल बनाया, उसको कहते हैं विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आवर आईज, वो होती है अल्फा। और जब फाइनल इमेज बन रहा होगा, जैसे देखिएगा ध्यान से अगर देखेंगे तो अपने को एक बात पता चलेगा। हाँ, तो जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारी आंख पे कुछ एंगल बना रहा होगा, मगर जब डी दूरी पे रखेंगे तब। अब ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना, यहाँ। तो जब इमेज हमारी आंख पे जो एंगल बना रहा होगा, तो हमारी आंख पे एंगल, ये आंख हमारी आंख के पास है, ये आंख हमारे ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के पास है। तो आप यूं बोल दीजिए कि इस इमेज का इस इंस्ट्रूमेंट पर कितना एंगल बनेगा, कुछ बनेगा, जिसको अपन ने नाम क्या दे दिया, बीटा। तो जितना इस इंस्ट्रूमेंट पे ये इमेज ने एंगल बनाया, क्या हमारी आंख पर भी तो उतने बनाएगा ना, क्योंकि हमारी आंख बिल्कुल लेंस के पास रखी होती है, समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि क्या ये बीटा एंगल जो हमारे आंख पे बन रहा है, ये किसके द्वारा एंगल है, इमेज के द्वारा, मगर किसकी हेल्प से, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। तो इसको अपन क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, बीटा। इसको मान लीजिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये क्या है, इमेज डिस्टेंस भी, सही है। अब देखो इधर, तो ये क्या हो गया, एंगल बीटा, ठीक। तो यहां से इसका फॉर्मूला आता है मैग्नीफाइंग पावर का, मैं इधर मिटा रहा हूं। अल्फा बराबर देख लिया अपन ने, हाँ, तो मैग्नीफाइंग पावर का यहां से फॉर्मूला आ गया, क्या पता है,
विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। फाइनल इमेज के द्वारा हमारी आंख पे कितना एंगल बना रहा है? बीटा। और विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट कितना बनाया था? अल्फा। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बीटा बाय अल्फा। जिस तरह याद कीजिए, लेंस का मैग्निफिकेशन हो या मिरर का, कोई भी मिरर के लिए मैग्निफिकेशन लिखना हो या लेंस का मैग्निफिकेशन, जनरली फॉर्मूला क्या था? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड था। उसी तरह किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जब मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? बीटा बाय अल्फा। देखिए तो ये बीटा अल्फा क्या है? एंगल है। वहां अपन देखते थे कि ऑब्जेक्ट कितना गुना बड़ा बन गया या छोटा बन गया। यहां देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा बनने वाले एंगल को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ने कितने उस एंगल को बढ़ा दिया। क्योंकि एंगल बढ़ जाएगा तभी ना हमारी आंख को वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख पाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर बराबर क्या हो गया? बीटा बाय अल्फा। विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज बाय विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफाइंग पावर बराबर क्या आ गया? बीटा बाय अल्फा। क्या आ गया? बीटा बाय अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत है? अब आओ एक चीज देखना, ये कौन है? ये ए डैश बी डैश कौन है? ये ए डैश बी डैश कौन है? इमेज। तो यहां से अपन tan बीटा बराबर लिख सकते हैं बाबू, बोलो तो। ए डैश बी डैश बाय ए डैश बी डैश बाय ओ ए डैश, बोलो। इस जगह में अपन लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बाय ओ ए डैश। अच्छा एक चीज, एक बात और है, बोलो क्या? ए डैश बी डैश बाय ओ ए डैश। एक मिनट, चलिए इधर देखिए, ये u है और ये क्या है? v है। तो यहां देखो tan बीटा बराबर अपन ने क्या लिखा? अच्छा एक चीज देखो, पहले ध्यान से समझेंगे अपन। मान लो कि इस इमेज ने हमारी आंख पे एंगल बना दिया बीटा, और आप कहेंगे सर ये ऑब्जेक्ट भी तो हमारे आंख पे एंगल बीटे बना रहा है। मगर आप ऑब्जेक्ट को तो रख रहे हो यहाँ, इमेज को रख रहे हो यहाँ, दोनों का तो डिस्टेंस अलग अलग है ना। तो अगर हमको एंगल का कंपैरिजन करना है तो जिस जगह पे आप इमेज को रख रहे हो उसी जगह पे ऑब्जेक्ट को रखो, और तब देखो क्या ऑब्जेक्ट जितना हमारे आंख पे एंगल बना रहा है उससे ज़्यादा क्या इमेज बना रहा है, इसीलिए इमेज दिख पा रहा है। तो क्या हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख दें? हम इसको लिख देते हैं B1। क्या लिख दिया? B1। अब ये ऑब्जेक्ट को हम यहाँ मान रहे हैं कि यहाँ है, तो बताइए इमेज ने हमारे आंख पे कितना एंगल बनाया? बीटा। तो क्या लिखेंगे? tan बीटा बराबर ए डैश बी डैश बाय ओ ए डैश। और ये ऑब्जेक्ट ने हमारी आंख पे कितना एंगल बनाया? ये ऑब्जेक्ट ने हमारी आंख पे कितना एंगल बनाया? तो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल, विजुअल एंगल क्या होती है? tan अल्फा। tan अल्फा बराबर अभी अपन ने पढ़ा था ना, tan अल्फा बराबर क्या पढ़ा था अपन ने? HO/D। ऐसा पढ़ा था कि भाई हमारी कोई ऑब्जेक्ट हमारे आंख पे जब वो d दूरी पे रखा हो तब कितना एंगल बनाएगा? तो कहते हैं tan अल्फा बराबर HO/D। कोई दिक्कत? तो आप चाहें तो इस एंगल को अल्फा कह दें। ध्यान से देखो, ऐसे सोचो, इसको भूल जाओ, अभी छोड़ो इसको, ऐसे देखो, आराम से देखो। tan बीटा बराबर क्या हो गया बाबू? चूंकि एंगल बहुत छोटा है तो tan बीटा बोलिए या ओनली बीटा बोलिए, एक ही चीज होगा। तो tan बीटा बोल दीजिए या अप्रोक्सीमेट बीटा बोल दीजिए। tan बीटा बराबर परपेंडिकुलर, तो बीटा के लिए ए डैश बी डैश हो गया परपेंडिकुलर, बाय बेस हो गया ओ ए डैश। सही बात है। tan अल्फा बोलिए या अप्रोक्सीमेट अल्फा बोलिए, तो tan थीटा, अब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ए डैश B1 बाय ओ ए डैश। अब आप कहेंगे सर ये क्या कह रहे हो आप? बाबू हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट रियल में ये है, मगर हम एंगल के लिए देख रहे हैं कि भाई आखिर इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करने से कैसे एंगल बढ़ गया वो दिखाना चाह रहा हूं। तो देखो इमेज ने आंख पे कितना एंगल बनाया? बीटा, ये एंगल। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम इमेज के जगह पे रख लिए, तब बताओ ये हमारे आंख पे एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। क्या ये कम बना रहा है?
तब ना हम कहे मतलब अगर जहाँ पे इमेज रखा हुआ है वहीं पे अगर उस रियल ऑब्जेक्ट को रखते तो वो हमारे आँख पे अल्फा बनाता, और वहीं पे इमेज कहाँ कितना बना रहा है, बीटा जो ज़्यादा बना रहा है। तो क्या हम करें, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, बीटा बाय अल्फा। तो बीटा बराबर बोलो क्या होगा, ए डैश बी डैश बाय ओ ए डैश बटे ये बन जाएगा ए डैश बाय B1 बाय ओ ए डैश। ओ ए डैश से ओ ए डैश कट गया, ये बन गया ए डैश बी डैश बाय A1 बी डैश। क्या बताओ, ए डैश B1, बोलो ए डैश B1 जो है ये ए डैश B1 जो है क्या ये ऑब्जेक्ट के हाइट के ही बराबर होगा, ए बी के बराबर। तो हम लिख दें चूंकि ए डैश B1 क्या ए बी के बराबर होगा, तो अपन इसको लिख दें ए डैश बी डैश बाय ए बी। बोलो ऐसा लिख दें, ए डैश बी डैश बाय क्या लिख दिया, ए बी। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, ए डैश बी डैश बाय ए बी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अपने को, है ना। तो यहां से देखो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गया, मैग्नीफाइंग पावर आ गया ए डैश बी डैश बाय ए बी आ गया। ये क्या आ गया, ए डैश बी डैश क्या है, इमेज की हाइट बटे ऑब्जेक्ट की हाइट, नहीं इमेज की हाइट बटे ऑब्जेक्ट की हाइट। तो सर ये तो अपन वहां भी पढ़े थे मैग्निफिकेशन, मगर यहाँ कुछ नया चीज होगा ना, वो क्या होगा अभी देखते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखो, तो अपन ऐसा कह दें कि ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। अरे ये दोनों ट्रेंगल आपस में सिमिलर है, कैसे देखो, ये ए बी वाला और ए डैश बी डैश वाला ए बी सी, इसको मान लो सी, तो यहां लिख लो या ओ ही लिख दो ना यार, क्या दिक्कत है, ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ। तो देखो ए डैश बी डैश ओ में ये ओ एंगल और ए डैश 90, उसी तरह ए बी ओ में ये ए एंगल 90 ओ कॉमन, तो दोनों सिमिलर है, तो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो क्या लिखेंगे, पहले वाले का हाइट ए डैश बी डैश, दूसरे का हाइट ए बी, पहले वाले का बेस ओ ए डैश, दूसरे वाले का बेस ओ ए। सही है, ऐसा होगा या नहीं होगा। अब बोलो ये क्या है, ये नॉर्मली ए डैश बी डैश अभी तो आया, क्या ये इसको मैग्नीफाइंग पावर नाम दे दें, और ओ ए डैश क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, नहीं इमेज का डिस्टेंस। ओ ए डैश क्या है, इमेज का डिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे माइनस का भी, और ओ ए क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस का यू। अब इधर देखो ध्यान से, तो क्या हम ऐसा लिख दें कि अगर ये भी क्या है, इमेज का डिस्टेंस, और वो इमेज, अच्छा बताओ इमेज के द्वारा जो हमारे आंखों पे एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, बीटा। तो अगर हम कह दें, अगर हम ऐसा कह दें हाँ बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बाबू। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ये आ गया यहां से v बाय यू के बराबर, किसके बराबर आ गया, v बाय यू के बराबर। और v को इमेज कहाँ पे दिखे कि हमारी आंख को, मतलब इमेज कहाँ पे बने कि वो हमारी आंख को दिख जाए, मिनिमम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, मतलब d पे, तो d बाय यू, नहीं d बाय यू हो गया। तो कहेंगे अपन क्या, सुनिएगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए या किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जनरली मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होगा, बीटा बाय अल्फा, ये सब जगह चलेगा। अब सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी बाय यू, जहां पे यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये बात समझ में आया ना, हमने क्या बोला इसमें, हमने बोला
कि अगर हमारा क्या हो, ये जो D मतलब इमेज कहाँ बन रहा हो, D पे बन रहा हो, तब हम इसको लिख सकते हैं क्या, तब हम इसको लिख सकते हैं आराम से कि चूंकि ये जो इमेज बन रहा है ये कहाँ बनना चाहिए जो दिख जाएगा। मान लो एंगल बड़ा हो गया मगर वो D से पास आ गया, तब दिखेगा क्या, अरे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का एंगल हमारे आंख पे 1 मिनट का नहीं बना तो ऑब्जेक्ट तो नहीं दिखेगा। हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगाया, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना, मगर उस इमेज के द्वारा इस बार एंगल बढ़ गया, मगर वो इमेज D से पास बन रहा है, 25 से कम पे बन रहा है, तब दिखेगा क्या, नहीं, एंगल भले बढ़ जाए फिर भी नहीं दिखेगा। तो दो कंडीशन है। पहली बात तो मिनिमम डिस्टेंस जो है लीस्ट डिस्टिंक्ट का, उससे दूर होना चाहिए वो डिस्टेंस जहाँ पे इमेज बन रहा है, और एंगल 1 मिनट से ज़्यादा होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तभी जाके हमको ऑब्जेक्ट या इमेज हमारी आंख को दिखेगा। याद रखिएगा, किसी एक को भी बढ़ा देने से काम नहीं चलेगा। बात समझ पा रहे हैं? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो D दूरी पर है, इससे 1 मिनट का एंगल नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दिखेगा या नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। कारण सर 1 मिनट का एंगल बन नहीं रहा है, D पे है, तो इसको पास तो ला सकते नहीं है, क्योंकि पास लाएंगे तभी ना एंगल बढ़ेगा, पास ला सकते नहीं, इसीलिए ये नहीं दिखेगा। तो अब क्या करते हैं अपन, इंस्ट्रूमेंट का हेल्प करते हैं। अगर वो इंस्ट्रूमेंट उस ऑब्जेक्ट का इमेज D से दूर बना दे, 25 से दूर बना दे, और एंगल को भी बढ़ा दे, 1 मिनट कर दे कम से कम, तब इमेज दिख जाएगा। तो ये है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए क्या, मैग्नीफाइंग पावर कितना आया, D/U। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, D/U किसके लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। और जनरली मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बीटा/अल्फा। बीटा क्या है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, अल्फा क्या है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है ना। चलो तो अपन इसमें देखते हैं, अब केस है कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या आया, D/U। क्या आया मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, D/U। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आया D/U। जनरली मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या चलेगा, बीटा/अल्फा। ये तो सब जगह चलेगा, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बीटा/अल्फा, मगर सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या आया, D/U आया। किसके केस में, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में। अब आओ इधर, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में इस मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या आया, D/U। अब हम देखते हैं कि बताओ ये मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम कब होगी और मैक्सिमम कब होगी, मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम कब होगी और मैक्सिमम कब होगी। तो केस 2 देखेंगे, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, मैक्सिमम MP, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। बोलो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगी, तो दिमाग लगाओ। मैग्नीफाइंग पावर आया क्या, जनरली बीटा/अल्फा, हाँ या ना, बीटा/अल्फा। ध्यान से समझना, बीटा/अल्फा में क्या, अल्फा को हम बढ़ा घटा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों, अल्फा बराबर तो फॉर्मूला फिक्स है, h0/d, d भी फिक्स है, किसी ऑब्जेक्ट का हाइट भी तो फिक्स रहेगा, उस हाइट को थोड़े बड़ा छोटा करेंगे भाई, नहीं ना। तो अल्फा तो फिक्स है कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, जब वो ऑब्जेक्ट हमारी आंख से D दूरी पे रखा है तो वो जितना एंगल बना रही है वही अल्फा है, तो अल्फा फिक्स है। अब आप ही बताओ मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम कब होगा, जब बीटा मैक्सिमम होगा, बीटा मैक्सिमम होगा। अब बीटा मैक्सिमम कब होगा, ध्यान से समझना। बीटा बोले तो कौन है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। तो इमेज के द्वारा एंगल ज्यादा कब बनेगा, जब इमेज जितना ज्यादा पास बनेगा, हाँ या ना। तो पास आते आते इमेज की भी तो एक लिमिट होगी ना, मतलब इमेज जितना पास आएगा क्या बीटा उतना बढ़ता जाएगा, मगर इमेज भी कितने तक पास आ सकता है, 25 तक। चूंकि इमेज भले 25 से पास आ जाए, एंगल तो बढ़ जाएगा मगर आंख दिखा नहीं पाएगा। तो हम ऐसा कह दें, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर तब होगा जब व्हेन फाइनल इमेज कहाँ बने, व्हेन फाइनल इमेज इज, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट D, जब हमारा फाइनल इमेज कहाँ बने, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे।
तो मान लीजिए जब फाइनल इमेज बन रहा हो डी पे तो v बराबर -d। तो उस केस में देख लो ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है, तो मान लो हम u पे रखे हैं, तो u ऑब्जेक्ट को भी अभी तो पढ़ा था ऐसे ऐसे ऐसे, यही था ना। ऑब्जेक्ट को मान लो कहाँ रखेंगे नहीं पता, मगर फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है डी पे, तो डी यहीं कहीं होगी। फाइनल इमेज यहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट को कह रहा है कहाँ पे रखे, तो हम मान लेते हैं u भी -u, d भी -d। हाँ, तो इस बार हमने u की वैल्यू -u ले लिया है, तो u की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव आएगी आंसर में। तो वही तो अपन ये देख रहे हैं कि मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम कब होगा, जब फाइनल इमेज कहाँ बन रहा हो डी पे। तो उस केस में हम ये देख रहे हैं कि u मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे। सर आप ये क्यों देख रहे हैं, अरे भाई बस u के जगह वो चीज रख देंगे, काम हो जाएगा। तो v बराबर -d, u बराबर -u। अब फोकल लेंथ तो इसकी पते है f होगी पॉजिटिव में, क्या लेंथ फॉर्मूला लगा दीजिए 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। v बोले तो माइनस का d, u बोले तो माइनस का u, 1/f। तो ये बन गया 1/u ने माइनस माइनस प्लस 1/u, इसको उधर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा 1/u बराबर 1/f प्लस का 1/d, 1/u की वैल्यू। अब मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, d/u आया ना, तो d/u को लिख दें ऐसा, d इंटू 1/u। अरे d/u यही ना है, d/u, d को d इंटू 1/u, d/u और 1/u की वैल्यू कितनी आई, 1/u की वैल्यू आ गई 1/f प्लस 1/d। तो ये बन जाएगा क्या, d/f प्लस 1। तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गया, 1 प्लस d/f। कब आएगा, कब आएगा मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, जब हमारा फाइनल इमेज कहाँ बन रहा हो, डी पे बन रहा हो, डी पे। तो मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम आया, इसका मतलब समझे, बनने वाले इमेज का एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मगर इस केस में ना ये बहुत पास है, इमेज कहाँ बन रहा है डी पे। तो इस केस में हमारी आंखें तनी हुई रहेंगी, हमारी आंखें ज़्यादा स्ट्रेंड रहेंगी। तो इसको एक केस और कहते हैं, इस केस को मोस्ट स्ट्रेंड आई, मतलब हमारी आंखें बहुत ज़्यादा क्या होगी, बहुत ज़्यादा हमारी आंखें तनी हुई होंगी, हमारी आंखों पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा होगा। नहीं अरे भाई भले पास में हो ये ऑब्जेक्ट का एंगल बढ़ गया, मगर पास वाली चीज़ को आप ज़्यादा देर तक नहीं देख पाएंगे, उस केस में हमारी आंख बहुत ज़्यादा टेंशन झेल रही होती हैं। तो ये है मोस्ट स्ट्रेंड आई का केस। इस केस में हमारी आंखें रिलैक्स्ड नहीं होती हैं, वो स्ट्रेंड होती है, तनी हुई होती हैं। तो ये है मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, कितना आया 1 प्लस d/e, 1 प्लस d/f। अब बात करते हैं मिनिमम का। तो बताओ मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम कब होगा। तो मैग्नीफाइंग पावर के मिनिमम का केस है मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, या इसी को अपन एक चीज और कहते हैं कि इस केस में हमारी आंखें क्या होती है, इसको कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। और इसी को कहते हैं, इस केस में हमारी आंखें क्या होती है, रिलैक्स्ड आई होती है, रिलैक्स्ड आईज। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। तो इस केस में हमारी आंखें क्या होती हैं, रिलैक्स्ड होती हैं, तनी हुई नहीं रहती हैं। अब देखो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। तो मिनिमम मैग्नीफाइंग, अब सोचो ये बीटा की वैल्यू, मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम कब होगा, जब बीटा की वैल्यू मिनिमम हो जाए। बीटा मिनिमम, बीटा किसके द्वारा एंगल है, इमेज के द्वारा बनने वाला एंगल है हमारी आंख पे। तो ये मिनिमम कब होगा, जब वो इमेज बहुत दूर बन रहा होगा, तभी ना। जितना इमेज पास बनेगा एंगल उतना ज़्यादा बनेगा, जितना दूर जाएगा एंगल उतना छोटा बनेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इस केस में इमेज ज़्यादा से ज़्यादा कितने दूर पे जा सकता है, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बन जाए, इन्फिनिटी पे। तो मतलब ऐसा कहेंगे हमारी आंखें रिलैक्स कब होंगी, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जब हमारा इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पे, तभी उस केस में हमारी आंखें क्या होंगी, रिलैक्स्ड होंगी। मतलब भी हो गया इन्फिनिटी पे, तो कह रहा है ऑब्जेक्ट को बताओ कहाँ रखोगे। वैसे आपको पता है, बताओ कन्वेक्स लेंस में इमेज इन्फिनिटी पे कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस पे।
वैसे निकाल भी लेते हैं। u को कहाँ रखें नहीं पता, तो 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v के जगह इन्फिनिटी माइनस u के जगह माइनस u। फोकल लेंथ कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, 1/∞ 0 प्लस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। सही है, मतलब यहाँ से आ गया 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो देखो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कितना आया, मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम आया d/u, d/u, तो d/u d इंटू 1/u, 1/u का वैल्यू कितना आया 1/f, तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर आ गया d/f। और मैक्सिमम कितना आया 1 प्लस d/f। मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर आया d/f और मैक्सिमम कितना आया 1 प्लस d/f। तो कहा जाता है, एनसीईआरटी में ये चीज लिखा हुआ है कि जनरली सिंपल माइक्रोस्कोप 7 गुना 8 गुना ज़्यादा एंगल, मतलब कितना मैग्नीफाइंग पावर बढ़ा देता है 7 गुना 8 गुना, मगर उतनी रियल में होती नहीं है, 4-5 गुना कह सकते हैं कि ये बढ़ा देता है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो हम अगर सिंपल माइक्रोस्कोप को शॉर्ट में समझें, अगर हम इसका ओवरव्यू देखें किसका सिंपल माइक्रोस्कोप का, तो क्या देखेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कौन लगा होता है, कन्वेक्स लेंस लगा होता है। और जब कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनता है। ठीक है, और सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में मैग्नीफाइंग पावर का जनरली फॉर्मूला क्या होता है d/u। वैसे जनरली किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होगा β/α, मगर सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में होगा d/u। क्या होगा d/u, कोई दिक्कत, चाहे तो आप ue लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, d/u। ठीक है, अब इधर देखो d/u। अब एक चीज ध्यान से और देखना है, क्या पता है d/u। अब इसी केस में दो आया, एक मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर और एक मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। बोलो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा 1 प्लस d/f। ऐसा कब होगा, जब हमारा फाइनल इमेज d पे बन रहा हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब उस केस में हमारी आंखें क्या होती है, मोस्ट स्ट्रेंड होती है, मतलब हमारी आंखें बहुत ज़्यादा तनी हुई रहती हैं उस केस में। ठीक है, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तब होगा जब हमारा इमेज फाइनल d पे बन रहा हो। और मिनिमम मैग्निफिकेशन कितनी होगी, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन होगी d/f पे, d/f होगी, और इसकी d/f होगी। ऐसा कब होगा, जब हमारे आंख नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है हमारे आंखों में, या इसी केस को कहते हैं रिलैक्स्ड आईज, या यूं कहते हैं कि जब हमारा फाइनल इमेज कहाँ बन रहा हो इन्फिनिटी पे, तब मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। मतलब हम कह सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में मैग्नीफाइंग पावर की मिनिमम वैल्यू d/f और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू 1 प्लस d/f, इसी के बीच में होता है। किसके लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। क्लियर है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में मैग्नीफाइंग पावर d/f से बड़ी होती है, 1 प्लस d/f से छोटी होती है, हमेशा इन्हीं दोनों के बीच में लाई करती है। ठीक है, हमेशा इन दोनों के ही बीच में ये लाई करती है। तो ये था सिंपल माइक्रोस्कोप की कहानी, है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप की ये कहानी है। इसी में एक चीज और है, पता है, अभी हमारी आंखें सिंपल माइक्रोस्कोप के बहुत पास रखी हुई है, नहीं, हमारी आंख क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप के बहुत पास रखी हुई है। अगर ये आंख नोट डाल के बस ये पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि मान लो ये कन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट को रखा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ये फोकस से पास किया, ये अनडेविएटेड चला गया, पीछे बढ़ाया, ये इमेज बन गया यहाँ। ठीक है, और हमारी आंख मान लो यहाँ रखी हुई है, मतलब लेंस से हमारा आंख स्मॉल d दूरी पर रखा हुआ है। अब इस बार लेंस के पास में आंख ना स्मॉल d पे है, तो बताओ ये जो इमेज है वो हमारी आंख से कितनी, अच्छा बताओ मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है जब फाइनल इमेज d पे बन रहा होता है। तो इस केस में इस आंख से ये इमेज कितने दूरी पे बन रहा होगा, d पे। तो बताओ इस लेंस से ये इमेज कितने दूरी पे है, d माइनस d पे। तो इस केस में मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस d/f ने 1 प्लस d माइनस d/f, ये होता है मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का।
जब हमारी आंख क्या हो, लेंस से कुछ दूरी पर रखी हुई हो, तो इस केस में मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर होती है 1 + d - d/f, 1 + d - d/f। ठीक है, ये चीज है। जब हमारा आई क्या हो, व्हेन आई इज एट सम सेपरेशन, जब आंख को लेंस से कुछ दूरी पर रखा गया, व्हेन आई इज एट सम सेपरेशन फ्रॉम लेंस, जब आंख को लेंस से कुछ दूरी पे रखा गया हो, तो उस केस में मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर होगी 1 + d - d/f। समझ में आया? ये d, छोटी d क्या है, लेंस को, आंख को लेंस से कितने दूरी पे रखा है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये नोट डाल के ये लिख लीजिएगा। आज के लेक्चर को अपन यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि आज अपन ने एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा, सिंपल माइक्रोस्कोप। कल पढ़ेंगे अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे इसी तरह। सिंपल माइक्रोस्कोप समझ में आ गया तो कंपाउंड बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार और देखिएगा, अगले लेक्चर में फिर से मैं इसको रिवाइज कराऊंगा, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाऊंगा। 1 या 2 लेक्चर चलेगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर अपन इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर टेलीस्कोप पढ़ेंगे, टेलीस्कोप पर भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।